बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। नैब तरामीम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल की मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जो भरी अदालत में इज्जत अफजाई की है और शर्मिंदा किया है बंदयाल साहब को, उसकी तफसीलात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे आपने देख ली होंगी। हम इसके मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और फिर चीफ जस्टिस ने मरीम नवाज की जो ज़मानत है उसकी मनसूखी समेत मुख्तलिफ अहम मुकदमात जो हैं वो आइंदा हफ्ते समाअत के लिए रख दिए। उन मुकदमात में क्या फ़ैसले आ सकते हैं ये भी हम तजदिया पेश करेंगे। और इमरान खान की जो चीखें हैं वो सफारत खानों तक पहुँच रही हैं या पहुँचाई जा रही हैं, और अब कोई मौजज़ा ही इमरान खान को बचा सकता है। इमरान खान का जो बुत बना हुआ था कि नाकाबिल तस्कीर है, स्पोर्ट्समैन है और पता नहीं कितने मजबूत असाब का मालिक है, उनकी शख्सियत का जब बुत उनकी अहलिया के हाथों ही पाश पाश होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से कि जनाब अब मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, हल्का बंदियों वाला मामला छोड़ दिया जाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अब पाकिस्तान बार कौंसिल और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी ये मुतालबा कर दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। चंद दिनों से हम इस मौजू पर बात करते आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो सुकम हैं कानून में, और अगर आइन के तनाज़र में उनको देखें, आइन को छोर कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को छोर कर रहा है, हल्का बंदी वाली बात इस पर तफसील के साथ मैं व्लॉग्स कर चुका हूँ। और जो नुकात मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में, पिछले चंद दिनों के व्लॉग्स में उठाए थे, उन्हीं नुकात पर अब बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े जो शोज़ हैं उनमें ये बात हो रही है और वही नुकात जो हैं वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। और इसमें बड़ी एक अजीब बात मुझे लगी कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में जो हमारे साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी बात कर दी जिससे मुझे ये लगा कि ये जो हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के इकदामात को जायज़ करार दे रहे हैं जो लोग हैं, इन्होंने आइन शाइन पढ़े नहीं हुआ। वो कह रहे थे जनाब अगर सदर असम्बली तहलील करते हैं और फिर सदर ने ही तारीख देनी होती है तो सदर खुद तारीख नहीं दे सकते, वो एडवाइस देगा वज़ीर आज़म की एडवाइस पे उन्होंने काम करना होता है। जो आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 की मैं बात कर रहा हूँ कई दिनों से कि ये सदर का इख्तियार है, तो वो कह नहीं जनाब ये एडवाइस देनी होती है वज़ीर आज़म ने, उसके बाद सदर ये तारीख दे सकता है। एक दफ़ा फिर आप भी गूगल करके पढ़ लें, मैं भी आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। ये 48(1) में लिखा हुआ है कि सदर जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे काम करेगा, लेकिन जो 5 है सब आर्टिकल 5 वो ये कहता है कि सदर अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस पे असम्बली तोड़ देता है तो फिर ये उसकी अपनी सवाबदीद होगी कि वो इलेक्शन की तारीख जो अनाउंस करेंगे, इसके लिए एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये दोबारा पढ़ लें आप। बहरहाल ये एक मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया हुआ है और अभी तक वो सेक्रेटरी जो मुख्तर साहब जो हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मुख्तर अख्तर शबीर साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने कहा जनाब वो अभी तक हमें हमारे एडवोकेट रिकॉर्ड को नहीं बताया गया कि इस पर कोई ऑब्जेक्शन लग गए, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं, ज़राए से पता चला है कि शायद कुछ ऑब्जेक्शन लग गए हैं। अगर ऑब्जेक्शन लग गए हैं तो फिर हम उनको रिमूव करके दोबारा पिटीशन फाइल करेंगे। और उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है, अच्छा वैसे जो मामला है ना, हालात हैं, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ सुकम हैं, कुछ अबहाम हैं, कुछ लेकूनाज हैं तो उनको दूर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और जो मैंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खुद भी ये इस्तदा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए या फिर दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल एक बड़ा बेंच जो है वो बनाया जाए। अब देखें आगे जाके क्या होता है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इस केस की सुनवाई हो और जो लेकूनाज हैं उसको फुल कोर्ट बैठ के दूर करे, कतई नज़र इसके कि दरख्वास्त मंजूर होती है या मुस्तरद होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच को सिर्फ हम ख्याल जज नहीं बिठा दें जनाब ये बैठ के फैसला करते हैं, उनको किसने मानना है। उनमें इंडिपेंडेंट जजेस भी शामिल किए जाएँ, हम ख्याल भी हो जाएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक उसका फैसला किया जाए।
आप आते हैं जनाब नैब आर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ जो मुकदमा है, 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल हेड हैं, मिस्टर जस्टिस जाजुल हसन हैं और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं, और इमरान खान साहब जो इमरान खान नियाजी साहब जो हैं वो इसमें दरखास्त गुजार हैं, पिटिशनर हैं। पिछली 2-3 तारीखों से जो उनके वकील हैं ना, वो लैतोलाल से काम ले रहे हैं, बहस नहीं कर रहे, भाग रहे हैं। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि पहले तो ये इनका था कि जनाब चंद अफराद के फ़ायदे के लिए ये तरामीम की गई हैं। जरदारी साहब फ़ायदा उठा रहे हैं, शातिक खान अब्बासी फ़ायदा उठाएगा, नवाज शरीफ फ़ायदा उठाएगा, शहबाज शरीफ फ़ायदा उठाएगा, फलां फलां फ़ायदा उठाएंगे। अब तो इससे फ़ायदा जो है, जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो खुद इमरान खान साहब भी हो रहे हैं। इसलिए उनके वकील जो हैं वो भाग रहे हैं। बल्कि नैब के मुकदमात में जो अबूरी ज़मानतें इमरान खान ने मंजूर करवाई थी, उन्होंने इससे पूरा फ़ायदा उठाया इन तरामीम से, जो पीडीएम की हुकूमत जो है वो करके गई है। तो अब समाअत के दौरान समाअत शुरू होती है जनाब, ख्वाजा हारिस अहमद साहब जो हैं वो गायब हैं, मौजूद नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब क्यों जी, क्या किधर गए जनाब? वो बीमार हो गए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो जो हुकूमत के वकील हैं, पीडीएम ने जो की हुकूमत थी, जो या अतहादियों की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो वकील मुकर्रर किया हुआ इस केस में वो हैं मखदूम अली खान साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के, बड़े लायक वकील हैं। तो वो जनाब रोस्टम पे आ गए, ठीक है जनाब आएँ जी आप। तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब इससे कबल के कार्रवाई शुरू हो, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी मैंने तहरीरी नोट दिया था कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसको जो मुअत्तल किया हुआ है, बिल ही था अभी, इन्होंने 8 रुकनी बेंच बना के उसको मुअत्तल कर दिया मुख्तलिफ दरखास्तों पे। दरखास्तें भी खुद ही मंगवाई होंगी ना, उसमें ये जो एक कमेटी को ये इख्तियार दिया गया था कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो दरखास्तें आती हैं, यानी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में जो दरखास्तें आती हैं, उनकी बेंच की तश्कील जो है वो 3 रुकनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जिसमें काजी साहब भी हैं और सरदार तारक मसूद साहब भी। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें नज़रसानी वाले मामलात भी थे, और फिर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत के लिए जो बेंच है वो कितने रुकनी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें की गई थी। तो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब वो तो आपने कर दिया हुआ है मुअत्तल, और फैसला जो है उसका नहीं हुआ अभी तक। जब तक अगर फैसला हो जाता तो फिर और बात थी, क्योंकि वो पेंडिंग है। इसलिए ये जो बेंच आप चला रहे हैं ना, वो कहते मेरे ख्याल में ठीक नहीं। जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में मैंने तहरीरी फैसला उस पर मैं कायम हूँ। इसके लिए या तो आप फिर फुल कोर्ट बना दें, या फिर कम अज़ कम वो जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके तहत ये कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच जो है ये होना चाहिए। ये 3 रुकनी बेंच वाला जो आप ड्रामा करके बैठे हो, ड्रामा तो नहीं कहा उन्होंने, मतलब उनका यही था। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब के चेहरे का ना रंग उड़ गया, एक रंग आया दूसरा गया। तो फिर उन्होंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, इस पे बात करते हैं, तो आप समाअत शुरू करें, समाअत शुरू कर लेते हैं। तो उन्होंने मखदूम अली खान साहब जो रोस्टम पे खड़े हुए थे, उन्हें कहा कि जनाब, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने ठहरो ठहरो, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दे दे, सिर्फ 1 मिनट चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि मखदूम अली खान साहब से जनाब आप ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत क्या इस केस की समाअत होनी चाहिए। तो इस पे जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने मामले को गोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा चलो यार मखदूम साहब ऐसा करें, आप अगली पेशी में ना तैयारी करके आ जाएं। जिस बार मखदूम अली खान ने कहा कि जनाब मैं तो तैयारी के साथ ही आया हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर मैं मज़ीद तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन मैं मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ सैयद मंसूर अली शाह साहब को। और वो जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो मुअत्तल किया हुआ है 8 रुकनी बेंच ने, उसकी मौजूदगी में ये बेंच जो है इस केस की समाअत नहीं कर सकता। इसमें चीफ साहब मज़ीद शर्मिंदा हो गए, और उन्होंने कहा यार मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, कोई ऐसा काम ना करें जो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस हो, और ये केस जो है 2022 से चला आ रहा है, और अगर मैंने इसका फैसला ना किया तो ये बड़ा मेरे लिए बायस से शर्मिंदगी होगा। अच्छा ये एक केस जो बड़ा अहम केस है जनाब, वो कह रहे हैं, अच्छा ये अहम केस इसका फैसला नहीं होता तो ये बायस से शर्मिंदगी नहीं होगी। जो 54,000 दूसरे केस बड़े हुए हैं, बल्कि 55,000 56,000 केस जो हैं वो बगैर फैसला किए आप चले जाएंगे,
उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी जिससे आम लोगों को। लेकिन अब इस केस में मसला ये है कि जज साहब ने खुद कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने, कि इसमें 2022 वाली तरामीम चैलेंज की गई, उसके बाद फिर 2023 में मजीद तरामीम की गई हैं। उनको तो चैलेंज ही नहीं किया गया। उन्होंने ये इशारा दिया है, जान बचाने की कोशिश की है, शर्मिंदगी से बचने के लिए। हो सकता है मेरिट्स पर फैसला ही ना करें, यानी हकायक जो हैं मुकदमे के, जो कानूनी पोजीशन है उस पर फैसला ना करें, बल्कि इस मौजू पर फैसला करें कि ये दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं हैं। ये नाकाबिल समात मतलब ये कि नाकाबिल समात करार दे कर इनको मुस्तरद कर दें, क्योंकि कानून में जो नैब का आर्डिनेंस है उसमें मजीद तरमीम हो चुकी हुई हैं। मसलन ये कि इन्होंने जो पहली तरमीम जो चैलेंज हुई है उसमें यह था कि जो रिमांड 90 दिन का होता था नैब में पहले इब्तिदा में, तो इन्होंने कर दिया 15 दिन, कि 15 दिन का रिमांड होगा। लेकिन बाद में इन्होंने तरमीम करके 2023 में उसे कर दिया कि जनाब वो 30 दिन का रिमांड हो सकता है। और फिर दूसरा उसमें यह था कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे गिरफ्तार कर सकता है नैब, इंक्वायरी की स्टेज पे नहीं। तो बाद में इन्होंने ये भी तरमीम कर दी कि जनाब नहीं, इंक्वायरी की अगर मुलज़म तावन नहीं कर रहा तो इंक्वायरी की स्टेज पर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे ये समझ आई है कि दरख्वास्त अदली की जनाब गैर मौसर हो गई हुई है। और दूसरा जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कर दी है ओपन कोर्ट में चीफ साहब के साथ, अब पता नहीं 27 अगस्त को इसकी मजीद समात है, तो उस वक्त क्या होता है। मंसूर अली शाह साहब बेंच में रहते भी हैं या नहीं रहते हैं, बेंच तब्दील करते हैं तो फिर किसको लाते हैं। ये बेंच की तब्दीली के हवाले से भी सैयद मंसूर अली साहब साकिब अंसार के दौर में एक जजमेंट दे चुके हुए हैं कि जब काजी साहब और मंसूर साहब और साकिब अंसार साहब का पेशावर रजिस्ट्री में एक बेंच था, तो उन्होंने फिर काजी साहब को उठा दिया था। काजी साहब ने क्योंकि 184 सब आर्टिकल 3 के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए थे। अब ये जो बेंचों की तश्कील वाला मामला है ना, इसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब मुतअद्दिद बार एतराज़ उठा चुके हैं, तहरीरी नोट भी लिख चुके हुए हैं। ना सिर्फ सैयद मंसूर अली शाह बल्कि काजी फायज ईसा साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, सरदार तारक मसूद साहब, या अफरीदी साहब, इवन अतर मनीला साहब और जमाल खान मुंदोखेल साहब, जितने भी इंडिपेंडेंट जजेस हैं, बेंचों की तश्कील, ये जो वन मैन शो है ना, सारे ही इसके खिलाफ जजमेंट्स दे चुके हैं, नोट दे चुके हुए हैं। बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा और अमीनुद्दीन खान साहब तो इस पे जजमेंट भी दे चुके हुए हैं। बाद में फिर इन्होंने बेंच बनाया था, वो शादवीद इनके साथ 3 रुकनी बेंच था, शादवीद ने इख्तलाफ किया था, लेकिन इन्होंने ये फैसला जारी कर दिया था। और फैसला तो ज़ाहिर है उन्होंने रोक दिया था जनाब कि ये मुकदमात जो है 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मुकदमात हैं ये आप इनकी समात ना करें। चीफ साहब से कहा था पहले रूल्स बना लें। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है अभी नहीं, बिल की शक्ल में भी नहीं आया था, लेकिन काजी साहब ने उस पर ज़ाहिर एक जजमेंट दी थी। बाद में फिर उन्होंने बैठा टू के ना वो बेंच, बड़ा बेंच, 6 रुकनी बेंच बना के, तो वो काजी साहब को जो फैसला था वो कलअदम करवा दिया था, डिस्पोज ऑफ कर दिया था। जो केस था वो जो हाफिज कुरान को नंबर देने वाला नहीं था, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले वाला, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने जनाब, लोग खौफजदा हैं क्योंकि इनका जो माजी है बंदियाल साहब का वो कुछ ऐसा ही है कि एतबार नहीं किया जा सकता। कोई अदारा भी इन पर एतबार नहीं कर रहा कि जनाब ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और आज भी इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि हो सकता है मेरिट्स पे जाए ना, हम इस दरखास्त के काबिल समात होने पर ही चले जाएं। इन्होंने अपनी वो बचाने के लिए, खाल बचाने के लिए जाना मुझे लगता है उधर ही है, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारे जो मुकदमात हैं इन्होंने खोल लिए हैं अगले हफ्ते के लिए। उसमें जनाब एक तो मरीम नवाज की ज़मानत वाला जो केस है, नैब ने दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब इनकी जो ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से हुई थी वो मनसूख की जाए। तो अच्छा, वो केस भी सुन लें, ये वही केस है जिसमें मरीम नवाज को उनके वालिद साहब के सामने जेल में गिरफ्तार किया गया था। ये चौधरी शुगर मिल्स को जनाब इन्होंने कोई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, इस तरह का इल्ज़ाम उसमें था। तो वो जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 में इनकी ज़मानत मंजूर की थी। उसमें पासपोर्ट जो है वो भी ज़ब्त कर लिया गया था। फिर जितनी अमाउंट, मुतलका जो अमाउंट थी जिसका इल्ज़ाम था मरीम नवाज पे, उसके बराबर ज़र ज़मानत भी इन्होंने रखवाया था। फिर मरीम नवाज की दरख्वास्त पर जो उनका पासपोर्ट है वो वापस कर दिया गया उस केस में। अच्छा, वो मज़े की बात यह है कि वो केस ऐसा केस है जिसमें मरियम के खिलाफ रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ, वो खू खाते में चला गया हुआ है। वो सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए उनके वालिद के सामने मरीम नवाज को गिरफ्तार किया गया था।
अच्छा, ये केस गैर मौसर हो गया हुआ अवलन तो, और दूसरा राणा सनाउल्लाह साहब की जो जमानत हुई हुई है, वो कहते हैं जनाब वो भी मनसूख करें, वो भी 23 को, यानी मरियम का केस लगा हुआ है 22 अगस्त को, और राणा साहब का केस उन्होंने लगा लिया 23 को, उसमें भी कोई जान नहीं है। वो मैं बताता हूँ क्यों जान नहीं है। फिर 21 अगस्त को एक केस लगा हुआ है, जब पीटीआई के बंदों ने इस्तीफे नहीं दिए थे, इस्तीफे वापस लेने वाला जो मामला है पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली का, तो वो लगा हुआ है, तो वो भी गैर मौसर हो गया। जनाब असम्बली चली गई है, वो गैर मौसर हो गया है, चलो कोई बात नहीं, अब घरों को जाएं। और फिर 22 दिसंबर को एक और केस लगा हुआ है कि जो वॉल्यूम 10 था ना एवनफील्ड रेफरेंस वाला, वो ओपन करने का, तो उसमें भी कोई जान नहीं है। वो 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका हुआ है, तो अब इन्होंने क्या फैसला देना। ये सारे केस जो हैं ये गैर मौसर होने की बुनियाद पे खारिज हो जाने हैं, उड़ जाने हैं। और दूसरा ये कि जब हाई कोर्ट से किसी बंदे की जमानत हो जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है ऐसे मुकदमात में जो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करके जमानत मनसूख करके बंदे को जेल भेजे, ऐसा नहीं होता। ये मुकदमा तो वैसे ही बेजान किस्म के मुकदमात हैं। इवन ये कि जब नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानतें मंजूर की थी और उसके खिलाफ नैब गया था जमानतें मनसूख करवाने के लिए, तो वो बड़ी ख्वाहिश थी आसफ सईद खोसा साहब की, रजीम की, इमरान खान को खुश करने के लिए जनाब इनको फिर जेल में भेजा जाए, लेकिन वो नहीं भेज सके थे। ये एक मुश्किल काम है। ये तो उन्होंने कर दिया था कि कुछ ऐसे रहनुमा असूल, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दे दी उन्होंने कि आइंदा के लिए ऐसे मुकदमात में जो हाई कोर्ट्स के लिए मुश्किल कर दिया जमानत लेना, लेकिन उनकी जमानतें मनसूख नहीं कर सकते। ये तो फिर हलवा केस है, कोई इशू ही नहीं है इसमें, जनाब उनको अंदर कर देंगे या जमानतें मनसूख हो जाएंगी। कोई मेरिट पे भी जितना मर्जी जोर लगा दें, आप देख लीजिए सारी दरखास्तें खारिज होनी है या डिस्पोज ऑफ होनी है गैर मौसर करार देकर। और दूसरा जो मैंने जिक्र किया है कि इमरान खान साहब का, कि इमरान खान साहब को कोई मुआवजा ही अब बचा सकता है। इमरान खान के खिलाफ शवाहद बड़े इकट्ठे हो गए हुए हैं, बहुत सारी ऑडियो वीडियोस, कोई इनकी अपनी तकरीरें, कुछ वादा माफ गवाह, जो 9 मई के वाकयात के हवाले से, यानी बड़ा ही पक्का केस। ये मैंने कल भी कहा था कि निगरान कबीना के कागजों में इमरान खान के लिए माफ़ी नहीं है। अब निगरान कबीना का पहला जो इजलास हुआ, उसमें जो हमारे वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने जो खिताब फरमाया है, एक तो उन्होंने सानिया जड़ांवाला की मजम्मत की और कहा है कि मुलज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने बहुत ज़ोर दे के की है, वो उन्होंने कहा जिन 9 मई के वाकयात में मुलव्वस लोग हैं ना, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, उनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी, और जो जुम्मेदार हैं उसके, उनको सजा दिलवाएंगे। और इनके जो भांजे साहब हैं हसन नियाजी साहब, उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दी हुई थी उनके वालिद हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कहीं पेश नहीं किया जा रहा लाहौर हाई कोर्ट में। तो जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास वो केस लगा हुआ था, तो पुलिस ने रिपोर्ट दे दी, हाँ जी बिल्कुल ना फड़िया सी फड़ने तो बाद, क्योंकि वो जना उसने हमले दे मरकजी मुलजमा विचों ने, नामजद मुलजम ने, और उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होना है, कोर्ट मार्शल होना उनका, और फौज ने मांगा था तो वो फौज के सपुर्द कर दिया गया है। अदालत ने ये डिस्पोज ऑफ कर दी। इमरान खान को भी इस बात का पता है कि 9 मई वाले वाक़े में वो निकल नहीं सकते। बाकी और मुकदमात अपनी जगह, जो 9 मई वाले वाक़यात हैं ना, जो मुकदमात हैं, उनमें जो शिकंजा कसा गया है इमरान खान के खिलाफ, उससे कोई भी ढीला करने के लिए तैयार नहीं, ना सिविल इस्टेब्लिशमेंट, ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और ये जो इनके वकला हैं जो बाहर आके बड़ा जनाब उनका एक कद काठ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो 1-2 मुलाकातें हुई हैं अटक जेल में इमरान खान की, वो बाहर आके कहते हैं कि जनाब इमरान खान बड़े पुरएतमाद हैं, जनाब उन्होंने कहा कि जनाब कोई बात नहीं, ये सेल जो है मुझे डी क्लास से भी कोई निचला दर्जा हो सकता है तो वहाँ पर रख लिया जाए। तो मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अगर मसला नहीं है तो फिर दरखास्तें क्यों दी हुई हैं? इमरान खान साहब ही मुद्दई है ना, जिसमें वो कहते हैं मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए अटक से, अटक में सहूलतें नहीं हैं, मुझे बेटर क्लास दी जाए। और मैंने अपने एक वीलाग में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब जो हैं ये चीखे मार रहे हैं, रात को डर जाते हैं, फिर खान साहब अचानक हड़बड़ा के उठते हैं, तो और शेव शूब नहीं कर रहे। वो उनके वकील साहब जो मिल के आए हैं, तो फिर उन्होंने अपने जो ऑफिशियल इमरान खान का जो यूट्यूब चैनल है
اس میں وکیل صاحب نے یہی فرمایا. عمران خان صاحب کی شیو جو ہے وہ بڑی ہوئی تھی. میں نے کہا نا کہ خان صاحب کا قد بڑھانے کے لیے جناب بڑے مضبوط نرفزہ آدمی ہیں تاکہ پیچھے لائی رکھن لوگوں نو. یہ پھر وہی بات کر رہے ہیں. یہ نہ سنیے. عمیر نیازی صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے جو سیل کی پوزیشن ہے، کمرے کی پوزیشن ہے، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دوسری طرف جو ان کی بیگم ہے انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ایک درخواست دے دی ہے. بشرا بی بی نے انہوں نے اپنی درخواست میں یہ کہا ہے کہ جناب جو عدالت ہے اس نے تو حکم دیا تھا ان کو ڈیالہ جیل میں رکھا جائے، وہ ہمایوں دلاور والی عدالت نے، لیکن یہ لے کے ہیں وہاں جناب اٹک. میں نے اس ججمنٹ نہیں پڑھا لیکن یہ سارے وکیل بھی ان کے کہہ رہے ہیں، بشرا بی بی بھی یہ کہہ رہی ہیں. اور اٹک میں تو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ان کے جو عہدوں پہ جن عہدوں پہ رہے ہیں، تو وہاں اس کی جو کلاس ملنی چاہیے وہاں اٹک میں وہ سہولتیں نہیں ہیں. اور پھر خطرہ ہے، انہوں نے کہا جی خطرہ ہے کہ 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں خان صاحب پہ، خطرہ ہے کہ وہاں انہیں کہیں زہر نہ دے دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا ہم نے 2-3 بندے رکھے ہوئے ہیں جو پہلے چیک کرتے ہیں، الگ کھانا بنتا ہے، الگ برتن رکھے ہوئے ہیں خان صاحب کے، وہاں بھائی حفاظت کے بڑے پکے انتظام ہے کھانے کھانے کے حوالے سے. لیکن بی بی کہتے نہیں جناب گھر سے کھانے کی سہولت دے دیں. اور وہ کہتے ہیں نا وہ کپتان رہا ہے کرکٹ ٹیم کا، قومی کرکٹ ٹیم کا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، وزیر اعظم رہا ہوا ہے، اور جو ان کی کلاس بنتی ہے بی کلاس کم از کم انہیں ملنی چاہیے. 48 گھنٹے کے اندر یہ سہولیات انہیں کیوں نہیں دی گئی، اس کی بھی انکوائری کروا لی جائے، وکلا کو ملنے دیں، اس طرح کی جو چیزیں. اور پھر اڈیالہ جیل جناب منتقل کر دیا جائے. اب ہوم ڈپارٹمنٹ دیکھے اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اپنے ایک ولاگ میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے اندر چیخیں نکلی ہوئی ہیں، وہ پیغام بھجوایا ہے انہوں نے کہ جناب مجھے یہاں سے نکلوائیں. جیسے نواز شریف کے ساتھ اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو جیسے ان کو باہر بھیجا گیا تھا اسی طرح مجھے بھی باہر بھیجا جائے. اور پھر میں نے کہا تھا جناب یہ عالمی طاقتوں کو وہ بیچ میں ملوث کرنے کی کوشش کریں گے، لابنگ شابنگ ہوگی. میں نے کہا آپ چند دنوں میں دیکھ لیں گے اس سلسلے میں جو سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی. اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے سینیٹر علی ظفر صاحب سفیروں کے ایک ناشتے میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں ترلے مارتے ہیں کہ جناب عمران خان کو نکلوانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ علی ظفر صاحب نے ٹی وی چینلز نے جب رابطہ کیا انہوں نے تصدیق کر دی اس خبر کی، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اور ان کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤف حسن صاحب جو فواد حسن فواد کے بھائی ہیں، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی جناب ہاں ایسے ہوا. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی تردید کر دیا کہ نہیں جناب. اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر یعنی سفیر تھے، برطانیہ کے سفیر تھے، امریکہ کے سفیر تھے، کینیڈا کے سفیر تھے، ناروے کے سفیر تھے، اور پھر جو یورپی یونین ان کی سفیر تھیں، اور انڈونیشیا کے سفیر تھے. وہاں انہوں نے سیاسی صورتحال ظاہر ہے وہ ساری بات، اور پھر عمران خان کے ساتھ جیل میں جو سلوک ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو اس کی مدد کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. یہ اب اس حد تک چلے گئے ہوئے عمران خان کو بچانے کے لیے. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ باہر سے پریشر ہو، اندر سے پریشر ہو، جہاں سے بھی پریشر ہو، کسی نے اس پریشر کو نہیں ماننا. عمران خان کے لیے معافی نہیں ہے. وہ معافی والا جو لفظ ہے نا عمران خان کے لیے انہوں نے اپنی ڈکشنری سے مٹا دیا ہے. وہ سول اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں کا یہ ایک ہی فیصلہ ہے. یار جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے موجودہ اس کے بارے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا جناب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہوتی ہے. انہوں نے کوئی بہت زیادہ آزادانہ فیصلے نہیں کرنے ہوتے. تو اب انہوں نے جو کہہ دیے کاکڑ صاحب نے کہ نہیں بھائی کوئی معافی نہیں، تو پھر تو سے زیادہ لا لو عمران خان اگے کی ہونے والا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.